नमस्कार, मैं नवनीत कौर टीजीटी मैथ शिक्षा विभाग हरियाणा से आपका आज की गणित की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने घातांक और घात के बारे में पढ़ा था कि घातांक और घात क्या होता है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे घातांकों के नियम और संख्याओं को प्रसारित रूप और मानक रूप में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो अपना लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले हम पढ़ते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। बच्चों, हमने पढ़ा था कि कुछ बड़ी संख्याएं अगर हमें दी हो तो उनको हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान, संख्या को आप किस प्रकार से पढ़ेंगे। इसी प्रकार से यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान इतने किलोग्राम है। पृथ्वी या यूरेनस ग्रह किसका द्रव्यमान ज्यादा है। उसके पश्चात सूर्य और शनि के बीच की दूरी आपको दे रखी है तथा शनि और यूरेनस ग्रह के बीच की दूरी आपको दे रखी है। क्या आप इन संख्याओं को पढ़ सकते हैं। इनमें से कौन सी दूरी कम है। बच्चों, ऐसी बहुत बड़ी संख्याओं का पढ़ना, समझना और उनकी तुलना करना कठिन होता है। इन संख्याओं को सरलता से पढ़ने और समझने और उनकी तुलना करने के लिए हम घातांकों यानी एक्सपोनेंट्स का प्रयोग करते हैं। तो हम सीखेंगे कि घातांकों का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं और बड़ी संख्याओं को हम इनके रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक संख्या 10,000। अब हमें पता है इसको हम 10,000 बोलते हैं, पर अगर हमें इसे घातांक के रूप में व्यक्त करना हो किस प्रकार से करेंगे। 10,000 को मैं लिख सकती हूँ 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। तो बच्चों, इसमें 10 कितनी बार आया, 4 बार आया। 10 की घात 4। अब इसमें मैंने 10 की घात 4 बोला है। कोई संख्या जितनी बार आती है वो उसकी घात होती है। अब इसमें 10 में ये आधार है 10। जो रकम रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, वो है आधार हमारा। और जितनी बार आ रही है वो है घातांक, घात का अंक। घातांक यानी घात का अंक। कितने अंक की घात आई है, 4 अंक की, तो घातांक है 4। इसे हम ये भी कह सकते हैं 10 की चौथी घात। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, आधार जो होता है वो संख्या होती है जो बार बार आती है, रिपीट होती है। जो मेन संख्या होती है उसको हम कहते हैं आधार। कितनी बार आई है वो होता है घातांक। अब जैसे इसमें 5 जीरो है, यानी 10 कितनी बार आएगा, 5 बार। तो इसमें आधार क्या हो गया हमारे पास 10 और घात 10 की घात 5। तो इसमें आधार आया 10 और घातांक आया 5। और इसको हम पढ़ेंगे 10 की 5वीं घात। 10 की 5वीं घात। इसी प्रकार से अगर मैं लिखूं 100, इसको हम लिखते हैं 10 गुना 10, 10 की घात 2। 10 एक ही बार 10 आ रहा है, 10 की घात 1। तो ऐसे ही कुछ और उदाहरण बच्चों हम लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि घातांकों के रूप में हम किसी संख्या को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं और घातांकों का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि यदि हमें घातों के रूप में संख्या दे रखी है तो उसका मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और यदि घातांकीय रूप में व्यक्त करना है तो किस प्रकार से करेंगे। इसमें हमें घातांकीय रूप में दे रखी है, घात में दे रखी है, और इसको हमने घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। तो पहले हम देखते हैं घातांकीय रूप में दी हुई संख्या का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। 2 की घात 6। 2 कितनी बार आ जाएगा, 6 बार। 1 2 3 4 5 6। जितनी घात होगी आधार उतनी बार आएगा। इसमें ये था आधार और ये थी घात। इसको हम कहते हैं घातांक, घातांक, घातांक। तो आधार उतनी बार आएगा। 6 घात है तो 1 2 3 4 5 6। तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूना 32, 32 दूना
64। उसके बाद नेक्स्ट है 3 की घात 3। इसमें आधार है 3 और घातांक है 3, तो 3 कितनी बार आएगा? 3 बार। 3 तिये 9, 9 तिया 27। उसके पश्चात 5 की घात 2, तो 5 कितनी बार आएगा? 2 बार। 5 पंजा 25। तो याद रखना है आपने, आधार की जितनी घात होगी आधार उतनी बार आएगा। किसी संख्या की जितनी घात होगी संख्या उतनी बार गुना में आएगी। उसके बाद घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब इससे बिल्कुल ऑपोजिट, ये घातांकीय रूप में दे रखा था, इसका मान ज्ञात किया, अब हमें इसको घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। गिनिए 6 कितनी बार दे रखा है? 1 2 3 4। तो इसमें 6 4 बार दे रखा है, तो 6 की घात 4। आधार 6 है और घातांक 4। t 2 बार दे रखा है, t की घात 2। इसके पश्चात देखिए इसमें आधार समान नहीं है, एक बार a दे रखा है, फिर c दे रखा है, फिर d दे रखा है। तो पहले हम लेते हैं a कितनी बार दे रखा है? 1 2 3 4। a की घात 4, फिर गुना का निशान। c कितनी बार दे रखा है? 2 बार, c की घात 2। d कितनी बार दे रखा है? 3 बार, तो d की घात 3। तो बच्चों इस प्रकार से हम संख्याओं को घातांकीय रूप में व्यक्त करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसी संख्या को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो इसमें हम ले रहे हैं पहला एग्जाम्पल 72 यानी 72। तो हम क्या करेंगे? 72 को के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसके यहाँ इकाई का अंक सम संख्या है, तो 2 से भाग करेंगे। 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 तिया 6, 2 छिके 12। 72 को 2 से भाग करने पर 36 आया। अब 36 को फिर से 2 से भाग करेंगे, भागफल आएगा 18। अब फिर से 2 से, जब तक ये 2 से भाग होता जाएगा हम 2 से भाग करेंगे। 2 ने 18, 18 को जब 2 से भाग किया भागफल आया 9। अब ये 3 के पहाड़े पे भाग होगा। 9 को 3 से भाग करते हैं तो भागफल 3, 3 को 3 से भाग करते हैं तो भागफल 1। तो ये आ गए 72 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो 2 की घात 3। और 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 3 की घात 2। तो ये हो गया इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड, उनको हमने घातों के रूप में व्यक्त कर दिया है। इसके बाद 1000, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका इकाई अंक 0 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से विभाजित करने पर यहाँ आएगा 2 पंजे 10, 0 0। फिर से 2 से भाग करेंगे 250, फिर से 250 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 125। 5 दूनी 10, 5 पंजा 25। फिर से 25 को 5 से भाग कीजिए, 5 आया। 5 को 5 से भाग किया 1। तो 1000 के अभाज्य गुणनखंड जो आए हैं वो आए हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो इसमें आप देख रहे हैं 2 कितनी बार आया है? 3 बार। और 5 कितनी बार आया है? 3 बार। तो ये हो गए इनके अभाज्य गुणनखंड की घातें। इसके बाद बच्चों अब हम करेंगे घातांकों के नियम, कि घातांकों के क्या क्या नियम होते हैं। इनमें हम शून्येतर पूर्णांक लेंगे। शून्येतर पूर्णांक का अर्थ होता है शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक, क्योंकि शून्य की आप जितनी मर्जी घात कर लीजिए हमेशा शून्य आएगा। तो इसमें हम शून्य को छोड़ के सभी पूर्णांकों के लिए घातांकों के नियम देखेंगे। एक ही आधार वाली घातों का गुणन, 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3। आप इसमें देख सकते हैं समान आधार 2 है। उसके पश्चात 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। इसमें आधार क्या है? 3। नेक्स्ट 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। क्या इनमें आधार समान है? नहीं, इसमें एक आधार दे रखा है 2 और दूसरा आधार दे रखा है 3। तो हमने लेना है एक ही आधार यानी समान आधार वाली घातों का गुणन। तो चलिए देखते हैं। तो
तो देखिए इसमें हमने समान आधार वाली घातें ली हुई है। अगर हमारे पास होता इस तरह से 2 की घात 3, 3 की घात 3, तो इसमें आधार समान नहीं रहता, तो इसलिए हम ये एग्जाम्पल नहीं ले रहे। हम ले रहे हैं समान घातों वाला एग्जाम्पल, समान आधार वाला एग्जाम्पल। तो इसमें आप देखिए 2 की घात 2, इसका क्या अर्थ है? 2 कितनी बार आएगा? 2 बार। फिर से गुना का निशान, 2 की घात 3 यानी 2 फिर से 3 बार आएगा। अब आप देखिए 2 कितनी बार हो गया? 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें आधार है 2 और 2 कुल कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। नेक्स्ट 3 की घात 4 यानी 3 को हम 4 बार लिखते हैं, हमने लिख लिया 4 बार। गुना 3 की घात 7, 3 को 7 बार लिख दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये कुल कितनी बार हो गया 3 इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार। तो हम लिख देंगे 3 की घात 11। उसके बाद 5 की शक्ति 3, तो इसको लिख सकते हैं 5 3 बार। गुणा 5 की घात 2, अब ये कितनी बार हो गया? 5 बार। तो ये हो गया 5 की घात 5। तो बच्चों इसमें अगर हम एक चीज नोटिस करें, यहां था 2 की घात 2 और 2 की घात 3, उत्तर क्या आया है? 2 की घात 5। 2 और 3, 2 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो 2 की घात 5 बनती है। तो यहां से हमारे पास आ रहा है 2 की घात 2 गुना 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 2 जमा 3, 2 की घात 5। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं 3 की घात 4 गुना 3 की घात 7, कितना आया है? 3 की घात 11। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 जमा 7 तो भी 11 आता है। नेक्स्ट 5 की घात 3 गुना 5 की घात 2, कितना आया है? 5 की घात 5। तो इसको हम 2 जमा 3 भी लिख सकते हैं या 3 जमा 2 भी। तो बच्चों इससे एक कंक्लूजन निकल रहा है क्या, कि यदि समान आधार वाली घातों को हम गुना करते हैं तो उनके घातांक आपस में जुड़ जाते हैं और आधार समान आ जाता है। तो इसमें अगर मैं 2 को 2 से गुना कर रही हूँ और इनकी घातें अलग अलग हैं तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, घातांक जुड़ जाएंगे। 2 जमा 3 5। तो अगर मैं a आधार वाली एक संख्या की घात ले रही हूं m और a घात आधार वाली ही संख्या की घात n, तो ये क्या होगा? a की घात m जमा n। मतलब यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं अगर उनके बीच में गुणा का निशान हो। तो बच्चों इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि यदि 2 समान आधार वाली संख्याएं गुणनफल के रूप में दी गई होती हैं तो उनकी घातांकें या घात जुड़ जाती हैं। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m जमा n। तो हम कह सकते हैं एक शून्येतर पूर्णांक a के लिए जहां m और n पूर्ण संख्याएं हैं, a की घात m गुना a की घात n बराबर a की घात m जमा n। उसके बाद है एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। अब इसमें भी हमें आधार समान रखना है, आधार समान रखना है। तो पहला है 2 की घात 3 भाग 2 की घात 2, इन दोनों में समान आधार 2 है। इसी प्रकार 3 की घात 5 भाग 3, इसमें भी समान आधार 3 है। तो चलिए एक बार इसको हल करते हैं। 2 की घात 3 भाग 2 की घात 2, हम क्या कर रहे हैं? समान आधार वाली घातों का विभाजन। तो इसमें हम विभाजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 की घात 3, अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो ये आएगा 2 की घात 3 बटे 2 की घात 2।
तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 को 2 गुना 2 गुना 2, और 2 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 2। अब इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1, क्योंकि ये एक बार है। इसी प्रकार से अगर मैं करती हूं 3 की घात 5 को 3 की घात 3 से विभाजित, तो क्या आएगा 3 की घात 5 भाग, तो ये बन जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 भाग 3 कितनी बार आएगा इसमें 3 बार, क्योंकि यहां घात 3 है, यहां घात 5 थी तो 3 5 बार आया। अब हमारे पास 3 2 बार बचा है, आधार 3 घात 2। तो बच्चों क्या इनको देख के आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि यदि हम समान आधार वाली घातों को विभाजित करते हैं तो क्या नियम होता है। देखिए इसमें हमने किया, कितना आया 2 की घात 1, इसमें हमने किया तो ये आया 3 की घात 2, तो यानी ये आ रहा है 2 की घात 3 माइनस 2, और ये आ रहा है 3 की घात 5 माइनस 3। 3 में से 2 गया 1, घात 1 आई, 5 में से 3 गया 2, घात 2 आई। तो यानी यदि हमें समान आधार वाले घातें विभाजित करनी हो तो हम उनकी घातों को क्या करते हैं, घटाते हैं। बच्चों इसमें एक कंडीशन ध्यान रखनी है, इसमें अगर मैं a की घात m ले रही हूं भाग a की घात n, तो a की घात m माइनस n कब आएगा, यदि m बड़ा हो n से, m बड़ा हो n से। तो बच्चों एक शून्येतर पूर्णांक, इसमें भी हमें ध्यान रखना है, शून्येतर पूर्णांक मतलब शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्णांक a के लिए जहां m और n पूर्ण संख्याएं हैं या m बड़ा है n से, उसके लिए a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। बच्चों इसके पश्चात हम लेंगे एक ही घात की घात लेना। तो इसमें आप देख रहे हैं 2 की घात 3 पूरे की घात 2, और इसी प्रकार से 5 की घात 2 पूरे की घात 3। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 की घात 3 की घात 2, तो सबसे पहले तो हम ये घात 2 लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी रकम है उसकी घात 2 है, यानी 2 की घात 3 2 बार आएगा। क्यों, इस पूरी ब्रैकेट के अंदर जो रकम है उसकी घात 2 है, तो यहाँ 2 की घात 3 गुना 2 की घात 3। अब इसको भी हल कर लेते हैं। 2 कितनी बार आएगा यहाँ पे 3 बार, गुणा का निशान, फिर 2 कितनी बार आएगा 3 बार, 3 बार यहाँ 3 बार यहाँ, तो ये कितनी बार हो गया 2 की घात 6, 2 की घात 6। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं। अब ये देखिए इस पूरी ब्रैकेट के अंदर जितनी भी रकम है उसकी घात 3 है, तो ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी रकम है वो 3 बार आएगी। तो इसमें आधार हो गया हमारा 5 की शक्ति 2, तो 5 की शक्ति 2 3 बार आएगा। उसके बाद अब इसमें देखिए अब आधार है 5 और ये 2 बार आ रहा है, तो 5 गुना 5, फिर गुना का निशान 5 गुना 5, फिर गुना का निशान 5 गुना 5। अब 5 कितनी बार आ गया 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 5 की घात 6। तो बच्चों इसमें आप देख सकते हैं 6 आ रहा है, यानी 3 दूनी 6। घातों को हम गुना कर रहे हैं, घात की घात में संख्या से गुना नहीं करना, आधार से गुना नहीं करना। हम कॉमन मिस्टेक ये करते हैं, हम सभी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, घातों को हम गुना कर रहे हैं। याद रखिए आधार को कभी आप घात से गुना नहीं करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, घात की घात हो तो उसको गुना कर सकते हैं। तो ये इसमें देखिए 3 दूनी 6, 2 तिया 6,
तो यहां क्या आ जाएगा, किसी शून्येतर पूर्णांक के लिए जहां n और m पूर्ण संख्याएं हैं, a की घात nm है, यानी n गुना m है। किसी शून्येतर पूर्णांक a के लिए जहां m और n पूर्ण संख्याएं हैं, a की घात n गुना m यानी nm आ जाएगा। अब हम करेंगे समान घातांकों वाली घातों का गुणन। अभी तक हमने किया है समान आधार वाली घातों का गुणन, अब हम करेंगे जिसमें घातांक समान होंगे उन घातों का गुणनफल। तो इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2, और नेक्स्ट है 5 की घात 3 गुना 2 की घात 3। आप देख सकते हैं इसमें पहली संख्या में घात 2, दोनों का आधार अलग अलग है पर घात समान है, यानी घातांक समान है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें 3 की घात 2 3 गुना 3, 5 की घात 2 5 गुना 5। तो इस तो 225 आपको पता है 15 गुना 15 भी होता है, यानी 15 का वर्ग, यानी 3 गुना 5 का वर्ग। इसी प्रकार से अगर मैं यहां लिखूं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 125 गुना 8, ये आ जाएगा 1000। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10, यानी 10 की शक्ति 10 की घात 3, और 10 क्या होता है 5 दूनी 10, तो ये हो गया 5 गुना 2 की घात 3। तो इससे एक सूत्र निकल के आया कि यदि हम कोई शून्येतर पूर्णांक ले, मतलब शून्य के अतिरिक्त हम बार बार शून्येतर पूर्णांक का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि यदि हम शून्येतर पूर्णांक नहीं लेते तो मान लीजिए शून्य आधार वाली कोई संख्या आ जाए तो पूरा उत्तर 0 हो जाएगा। अगर मैं शून्येतर पूर्णांक नहीं मानती ए को तो पूरा का पूरा पूर्णांक 0 हो जाएगा। कैसे? अगर मैं यहाँ ले लेती 0 की घात 2 गुना 5 की घात 2, तो ये बन जाता 0। तो हम इसमें क्या लेते हैं, शून्येतर पूर्णांक ही लेते हैं। तो बच्चों इसमें क्या नियम बना, इसमें नियम बना यदि a की घात m है गुना b की घात m है तो ये बन जाता है a गुना b पूरे की घात m, यानी ab की घात m, जो गुणनफल आता है उसकी घात m। तो ये सूत्र है किसी शून्येतर a b के लिए जहां n पूर्ण संख्या है या m पूर्ण संख्या है तो a की घात m गुना b की घात m बराबर ab की घात m। और बच्चों यदि घातें समान हो और हमें विभाजित करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे कि अगर घातें समान हैं तो उनको हम अगर भाग करते हैं तो क्या आता है नियम, 5 गुना 5 गुना 5 भाग 3 गुना 3 गुना 3। तो इसमें देखिए ये भी रकम 3 बार आ रही है, ये भी 3, तो 5 की घात 3 3 की घात 3, यानी इन दोनों की घात 3 आ रही है। इसी प्रकार से अगर मैं करूं यहाँ पे 4 गुना 4 और ये 3 गुना 3, तो दोनों ही रकमें 2 बार आ रही हैं, तो ये बन जाएगा 4/3 की घात 2 पूरे की घात 2, क्योंकि इसकी घात यहाँ 3 थी, इसकी 3 थी, तो पूरे की 3 बन गया। इसी तरह से इन दोनों की घात 2 है तो पूरी रकम की घात 2। तो इससे एक नियम बनता है यदि कोई शून्येतर पूर्णांक हम a लें उसको हम भाग करें अन्य शून्येतर पूर्णांक जो कोई हम ले रहे हैं b उसे, तो ये आएगा a/b की घात m।
बच्चों, इसके पश्चात अब हम देखेंगे घातांकों के नियम में यदि किसी शून्येतर पूर्णांक की शक्ति 0 दे रखी हो तो क्या उत्तर होता है। तो बच्चों, अभी हमने सीखा कि किसी संख्या को घातांकीय रूप से में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो अगर हमारे पास 10 की घात 4 10,000 के बराबर होता है, 10 की घात 3 1000 के, 10 की घात 2 100 की, 10 की घात 1 10 की, तो 10 की घात 0 यानी 0 किसके बराबर होगा। इसमें हमने क्या किया, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, इसमें हमने किया इसमें 1 10 और इसमें क्या उत्तर आएगा। बच्चों, आप नोटिस कर रहे हैं इसमें 4 0 थी, इसमें 3 0 थी, इसमें 2 0, इसमें 1 0 और इसमें 1 0 भी नहीं आएगी, 1 आ जाएगा। अगर हम इस तरह से पैटर्न लें, एक आप कर सकते हैं, इसमें किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा करें तो वही संख्या आती है। इसमें भी साथ में 1 गुना में था, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम अगर यहाँ लिख दें 1, यहाँ भी मैंने 1 लिख दिया, यहाँ भी मैंने 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 लिख दिया। अब अगले स्टेप में 10 की घात 1 थी तो 10 एक बार आया था, अब 10 की घात 0 यानी 0 तो 10 एक बार भी नहीं आएगा, तो यहां से हम 10 को हटा दें तो उत्तर आ जाता है 1। इसी प्रकार से अगर मैं इसमें देखूं 2 की घात 4, इसमें मैं कर दूं साथ में गुना में 1, तो इसमें से देखिए 2 की घात 4 तो 2 4 बार आ गया, साथ में 1 3 बार आ गया, फिर 2 बार, फिर 1 बार। जब 2 की घात 0 हुई तो 2 एक बार भी नहीं आएगा, परंतु 1 हमेशा रहेगा। इसको हम घातांकों के जमा घटा के नियम से भी समझ सकते हैं। किस प्रकार से, यदि आधार हमारे पास समान है, जैसे मैं लूं 2 की घात 2 भाग 2 की घात 2, हमने अभी किया है ये नियम, a की घात m भाग a की घात n क्या होता है, a की घात m माइनस n। हमने कहा था m बड़ा हो n से, यदि m बराबर हो जाए n के तो ये क्या बनेगा, 2 की घात 2 माइनस 2। तो इसमें हम करेंगे 2 गुना 2 2 गुना 2, तो ये आ जाएगा 2 की शक्ति 0, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, उत्तर आया 1। कुछ अन्य एग्जाम्पल हम देते हैं बच्चों। हमारे पास 10 की शक्ति 5 भाग 10 की शक्ति 5 दे रखा है, तो ये हो गया 10 की शक्ति 5 माइनस 5। और अगर हम इसे इस प्रकार से लिखें, तो ये पांचों के पांचों कट जाएंगे 10, उत्तर आ जाएगा 1, और यहाँ 5 में से 5 गया 0 यानी 0, तो 10 की घात 0 बराबर 1। बच्चों, ये सभी पूर्णांकों पे अप्लाई होता है रूल, सिवाय 0 को छोड़कर। तो किसी भी शून्येतर पूर्णांक a के लिए a की घात 0 बराबर 1 होती है। आप चाहो तो घातांकों का नियम प्रयोग करके कर सकते हैं, या कोई पैटर्न बना के या 1 से गुना करके इस तरह से भी इसको सीख सकते हैं। तो ये थे घातांकों के नियम। बच्चों, अब इसके पश्चात हम करने जा रहे हैं कि संख्याओं को दशमलव संख्या पद्धति में किस प्रकार से लिखते हैं, संख्याओं को प्रसारित रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, और मानक रूप में किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो इन्हें हम किस प्रकार से लिखेंगे, हम ले लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आपको ये मेथड याद है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा और आसान हो जाए तरीका। 1 जमा दहाई के अंक के साथ 10, सैकड़े के साथ 100 गुना में, फिर 1000 के साथ 7 गुना 1000, फिर 10,000 के साथ यानी 4 गुना 10,000। हमने क्या किया, इकाई के अंक के साथ 1, दहाई के अंक के साथ 10 जमा सैकड़े के अंक के साथ 100 गुना में, जमा 1000 के अंक के साथ 7 गुना 1000, जमा 10,000 वाला अंक को 10,000 से गुना कर दिया। इसको बच्चों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 4 गुना 10 की शक्ति 4, 7 गुना 10 की शक्ति 3, 5 गुना 10 की शक्ति 2,
6 गुना 10 की शक्ति 1। अब यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ 10 की शक्ति 0। तो ये होता है बच्चों प्रसारित रूप। अगली संख्या देखते हैं। इसमें देखिए पहला अंक 8, तो ये बन जाएगा 8 गुना 10 की शक्ति 0 जमा। दूसरा 7 गुना 10 की शक्ति 1। उसके बाद 2 गुना 10 की शक्ति 2। उसके बाद 4 गुना 10 की शक्ति 3 यानी 1000। उसके बाद 0 गुना 10 की शक्ति 4। फिर 1 गुना 10 की शक्ति 5। तो ये आपके पास आ गया इसका मान। तो ये होता है बच्चों प्रसारित रूप में व्यक्त करना। तो बच्चों अब हम करेंगे मानक रूप में व्यक्त करना। किसी बड़ी संख्या को मानक रूप में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की दशमलव संख्या जिसमें 1.0 सम्मिलित है और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के इस रूप को मानक रूप कहते हैं। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि यदि हम किसी संख्या को 1.0 से 10.0 के बीच में कहीं दर्शाएं, दशमलव की संख्या के रूप में दर्शाएं, उसका मान 10.0 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 1.0 से 10.0 के बीच में होना चाहिए और उसके साथ हम 10 की कोई घात दर्शा दें, तो ये बन जाता है मानक रूप। तो इसमें देखिए पहली रकम जो है हमारे पास 59 को हम मानक रूप में व्यक्त करेंगे। अगर हम सिंपल रूप में इसको अगर दशमलव में बदलना चाहें तो मैं इसको 10 से गुणा और 10 से भाग करूंगी। देखिए 10 से गुणा और 10 से भाग कर क्यों किया हमने, क्योंकि मुझे यहाँ दशमलव लेके आना है। अब देखिए बटे में 1 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये बन जाएगा 5.9 10 की शक्ति 1। इसके पश्चात नेक्स्ट में 590 को अगर मैंने करना है तो मैं 100 से गुणा और 100 से भाग करूंगी। क्यों, मुझे दशमलव यहाँ लेके आना है। अब देखिए बटे में 2 0 है तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा यहाँ पे, या आप कह सकते हैं 0 से 0 कट गई, ये बन गया 5.9 गुना 10 की घात 2 10 की घात 2। पर हर एक प्रश्न में अगर हम इस तरह से 100 से गुना 100 से भाग 1000 से गुना 1000 से भाग करते रहें तो ये और लेंथी हो जाएगा। उसकी बजाय हम एक सिंपल मेथड देख लेते हैं। क्या, देखिए यहाँ पे हमने मान के चलना है 59 का मतलब है 59.0, क्योंकि इसको ऐसे ही लिखते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें, देखिए दशमलव हटाया बटे में 1 0 0 से 0 कट गई 59, तो 59 को हम लिख सकते हैं 59.0। तो मतलब यहाँ एक दशमलव है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो दशमलव को अगर मुझे एक अंक आगे लेके जाना है, अब अगर मैं इसको यहाँ लेके गई, देखिए ये क्या बना, एक अंक आगे गया है तो 10 की शक्ति 1 आई। यहाँ मैं 2 अंक आगे लेके गई दशमलव को तो यहाँ आया 10 की घात 2। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे करें, इसमें 5.9 10 की घात 3, 5.9 10 की घात 3 आएगी। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड दशमलव लेके जा रहे हैं तो जिस अंक तक लेके जा रहे हैं हम गिनेंगे बीच में कितने अंक आते हैं। अब मुझे यहां से एक बार इसको हम साफ कर देते हैं। तो 10 से भाग और गुणा किया है, तो देखिए इसमें हमारे पास क्या था, 9 के बाद एक अंक आगे गए दशमलव को लेके, तो यहाँ 10 की घात 1 आई। अब यहां से हम दशमलव यहाँ लेके जा रहे हैं, 1 2 2 अंक आगे, 0 हट जाएगी, दशमलव यहाँ आएगा 10 की घात 2। उसके पश्चात 1 2 3 अंक आगे जा रहे हैं, 10 की घात 3, ये जीरोस हट जाएंगी, यहाँ जाएगा 5.9। अब अगले क्वेश्चन में अगर मान लीजिए हमारे पास होती 3 0, तो हम क्या करते, 1 2 3 4 यानी 10 की घात 4 और यहाँ बन जाता 5.9, मतलब दशमलव यहाँ से यहाँ जा रहा है। कितने अंक आगे गया, 4 अंक आगे गया। तो जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो 10 की जो घात होती है वो प्लस में आती है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आते हुए। अब मुझे
इनको मानक रूप में व्यक्त करना है। आपको बताया गया है मानक रूप में हम 1 से लेके 10 के बीच की दशमलव लेते हैं, 1 से 10 के बीच के दशमलव, पर ये तो 1 से छोटा है, तो हमें इसको बनाना है 5.9। क्या बनाना है? 5.9, क्योंकि 5 के बाद अगला अंक अगर मैं 59 बनाऊं तो वो 10 से ऊपर चला जाएगा। तो अब मुझे दशमलव को कितने अंक आगे लेके जाना है? 2 अंक आगे, 1 और 2, तो ये बन जाएगा 10 की घात 2। साथ में माइनस का निशान। माइनस का निशान क्यों? हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे तो 10 की घात माइनस में आएगी। अब देखिए 1, 2, 3 अंक आगे जा रहे हैं, 10 की घात -3, 1, 2, 3, 4 अंक आगे जाएंगे तो 10 की घात -4 आएगी। इस प्रकार से हम संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करते हैं। तो बच्चों में हमने कुछ बड़ी संख्याओं के बारे में बात की थी। तो उन संख्याओं में सबसे पहले था पृथ्वी का द्रव्यमान इतने किलोग्राम है, तो उसको हम घातांक के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? तो घातांकों के रूप में व्यक्त करते हुए उसको हम मानक रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए 1 से लेकर 10 के बीच के डेसिमल्स में लेके आनी है आपने। तो इसमें मुझे यहां लेके आना है 5 तो अब मैं देखती हूँ, मान के चलती हूँ यहाँ दशमलव है इस अंत में, तो इसको मुझे कितने अंक आगे लेके जाना है वो मैं काउंट करूंगी। मुझे यहाँ लेके आना है दशमलव, यहाँ से यहाँ। तो गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 अंक आगे आ रहे हैं हम। कितने अंक आगे आ रहे हैं? 24 अंक। तो 10 की घात 24, तो दशमलव आ गया यहाँ 5 के साथ 5.976, यानी 5.976 गुना 10 की शक्ति या 10 की घात 24, यानी 5.976 गुना 10 की घात 24 किलोग्राम। ये है पृथ्वी का द्रव्यमान। इसके बाद यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान आपको दे रखा है। इसको हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? हमें क्या करना है? सबसे पहले 1 से लेकर 10 के बीच में डेसिमल्स में वैल्यू लेके आनी है। मतलब हमें इसको बनाना है 8 दशमलव। तो मुझे दशमलव लेके आना है यहाँ पे। कहां से? यहाँ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 25 अंक आगे, यहां से लेके यहां तक ये 25 अंक आ गए हैं। 25 अंक आगे आए हैं तो 10 की घात 25, 8.68 गुना 10 की घात 25 किलोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है या यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान ज्यादा है? देखिए ये है 5.976 गुना 10 की घात 24 और ये है 8.68 गुना 10 की घात 25। तो किसका द्रव्यमान ज्यादा है? यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान ज्यादा है। और ये बोलना भी आसान हो गया, पढ़ना भी आसान हो गया। तो इस तरह से बड़ी बड़ी संख्याओं की तुलना हम घातों से कर सकते हैं और इनको मानक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों, आज हमने पढ़ा कि किसी संख्या को हम घातांकीय रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, घातांकों के क्या नियम होते हैं और किन्हीं संख्याओं को हम प्रसारित रूप में और मानक रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा और आप इन सब का घर पे भी अभ्यास करेंगे। अपनी गणित की पुस्तक से प्रश्नावली के प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।